अब वैसे अभी रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पिछले 7-8 सालों में सबसे बेस्ट सीजन होने वाला है ये जो रोड टू रेसलमेनिया पूरी चलती है। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस साल की रेसलमेनिया से, अभी तक जैसे चीज़ लग रही है उसको देख के। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले WWE ने रॉयल रंबल के ग्राफिक के अंदर जो चेंज किया है। इससे पहले वाला जो ग्राफिक था सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर सबसे आगे हैं और पीछे सारे सुपरस्टार्स हैं और रॉयल रंबल की पूरी थीम के बेस पर ही, जो कि रॉयल रंबल का पोस्टर है तो ऑब्वियसली हो गई। लेकिन अब WWE ने इसमें क्या चेंज कर दिया वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। WWE ने ब्रॉक लेसनर को हटा दिया और ब्रॉक लेसनर की रिप्लेसमेंट में केविन ओवंस आए हैं। तो इससे क्लियर है WWE का मैसेज इस ग्राफिक के थ्रू कि रोमन रेंस एंड केविन ओवंस के बीच में आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है कि ब्रॉक लेसनर गायब ही नहीं हुए, सिर्फ वो जो पीछे वाला स्पॉट था वो दे दिया है ब्रॉक लेसनर को जहाँ पे केविन ओवंस थे। तो ऐसे करके WWE ने इसके अंदर चेंज किया है। और जो WWE के ग्राफिक्स होते हैं शो के, उससे हमको आइडिया पड़ जाता है कि क्या होगा उस शो के अंदर। तो फिर केविन ओवंस और रोमन रेंस के ऊपर WWE का फोकस होने वाला है। इस पोस्टर से ये बात हो गई एकदम क्लियर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको बताने के लिए। भले ही WWE का स्मैकडाउन का वाला जो शो है ये टेप था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ये वाला शो टेप था स्मैकडाउन का। हाँ, तो शो के टेप्ड होने के बावजूद भी जो व्यूअरशिप है वो सितंबर महीने से अब तक की हाईएस्ट आई है स्मैकडाउन की 2.373 मिलियन व्यूअर्स। अगर रॉ इस व्यूअरशिप को देखती होगी तो उनको लगता होगा कि अरे भाई साहब ऐसा क्या ही कर रहे हैं शो के ऊपर। अब नेक्स्ट वीक होने वाला है जॉन सीना का रिटर्न, जो अगली स्मैकडाउन होने वाली है इसी वीक में। तो देखते हैं क्या ये नंबर्स पीछे हो पाते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जॉन सीना की अपीयरेंस से ये नंबर्स पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैंस दोबारा से शो को देखने के लिए ट्यून करेंगे। स्पेशली जो जॉन सीना के बड़े वाले फैंस है वो तो हो ही नहीं सकता कि इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को मिस कर दें। बॉबी लैशली ने गाइस रिटर्न कर लिया है अपना WWE के लाइव इवेंट के अंदर। अब आपको पता ही है WWE ने वो फायर कर दिया, सॉरी एडम पियर्स ने किया था, बाद में वो कह रहे मैंने नहीं किया। उसके बाद एलुमनाई सेक्शन में डाला, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ में। लेकिन उन्होंने जो अपना रिटर्न कर लिया है लाइव इवेंट के अंदर, जहां पर उन्होंने जो हॉलीडे शो था अटलांटा के अंदर, वहां पर नाइजीरियन जायंट ओमोस को हराया है। तो अब आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी मेन रोस्टर के ऊपर यानी कि टेलीविजन के ऊपर भी बॉबी लैशली आपको देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई सीरियस कंसर्न है कि मतलब सच में उन्होंने कुछ ऐसा पंगा कर दिया। स्टोरी लाइन थी और स्टोरी लाइन भी WWE ने इतने सही से की नहीं, पता नहीं वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्या। लेकिन बॉबी लैशली बहुत जल्दी आपको रॉ पर दिख सकते हैं। अब ऐसा ज्यादा कुछ उनका ब्रेक लेने का सेंस बनता नहीं है। गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, बहुत टाइम से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके पास है। और गाइस उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, आप लोग कह सकते हो, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ में। और 200 दिन गुंथर को हो गए हैं चैंपियनशिप अपने पास रखे हुए। अब आपको पता ही है ये जो मिड गार्ड चैंपियनशिप है, स्पेशली अभी रिसेंट टाइम में आईसी चैंपियनशिप के साथ जैसी चीजें हो रही थी, कोई भी बंदा इसको अपने टाइम तक ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा था। बट गुंथर के पास अभी चैंपियनशिप आ गई, इतने टाइम से उन्होंने होल्ड किया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ होल्ड ही किया, मेरे ख्याल से जो उनका रन है वो भी काफी अच्छा रहा। एटलीस्ट मैचेस गुंथर ने अपने इस रेन के अंदर बहुत तगड़े वाले दिए हैं। कल मैंने आपको मेडिसन स्क्वायर गार्डन शो के बारे में बताया था, जहां पे ब्रे वाइट ने अपना रेसलिंग रिटर्न कर लिया है। इसके अलावा कुछ और भी मेजर चीजें हुई, सारे इसके जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। लेकिन एक बहुत मस्त मैच था, अगेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया कोफी किंगस्टन, मैडकैप मॉस, शिंजुके नाकामुरा एंड सेंटोस एस्कोबार के साथ में। एस्कोबार को थोड़ी इंजरी वाली प्रॉब्लम हुई, लेकिन गाइस एक लैडर मैच था। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के जो शोज होते हैं WWE इसको एक डिफरेंट तरीके से बुक करती है और इस चीज से यहाँ पे बात क्लियर होती है। और शो के मेन इवेंट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन और केविन ओवंस थे, जिन्होंने उस को इस मैच में हरा दिया था। बाकी सारे जो रिजल्ट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन से बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग MJF के बारे में बात करते हैं। और ये यार AEW के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है ना जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिलाती है मुझे, तो वो है MJF। मतलब ना सिर्फ वो इस समय कंपनी के अंदर चैंपियन है, लेकिन कोई बंदा खुद चैंपियन होते हुए कंपनी की ऐसे ओपनली पब्लिक में जाके कैसे बुराई कर सकता है। MJF का एक ट्वीट है, ट्वीट आप देखो, मैं आपको इसको समझा देता हूं अच्छे से क्या है इसका मतलब। MJF यहां पर क्लियरली चैंपियन होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि सबसे जो घटिया फैंस होते हैं प्रो स्पोर्ट्स के अंदर वो AEW के फैंस हैं। अब अगर MJF ये कहता है कि जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है यानी कि जो प्रो रेसलिंग है इसके जो फैंस है ये बेकार होते हैं, तो अलग थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ AEW के फैंस को कहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि सारे जो पूरी तालाब है उसमें सिर्फ एक ही मछली गंदी है, वो है AEW के फैंस वाली। तो इससे अब पता क्या होता है, एक तो ऑलरेडी उनकी जो स्टोरी लाइन है वो ये चलती है कि 2024 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, वो WWE के साथ आ जाएंगे, तो उन्हीं स्टोरी लाइन को बढ़ावा देते हैं। अब मुझे सच में ये समझ नहीं आता कि यार अगर सच में ऐसा है तो AEW तो ऐसा करने नहीं देगी उनको कि MJF भाई स्टोरी लाइन के अंदर भी इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि वो AEW छोड़ेंगे भी और WWE के अंदर भी जाएंगे। तो 2024 साल बड़ा मस्त होगा। वैसे 2023 ही आने में टाइम है, लेकिन एक साल भी गुजर ही जाएगा और बड़ा
इंटरेस्टेड हूँ मैं इसको देखने के लिए कि क्या तब तक एमजेएफ चैंपियन होते हैं, क्या एडब्ल्यू को चैंपियन बना के रखेगी और बना के रखा और वो कंपनी छोड़ के चले गए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ गए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा ये, जब मैं स्पेशली इन दोनों कंपनीज की वॉर के बारे में बात करूँ। वॉर तो वैसे है ही नहीं, अब कह नहीं सकते इसको ज़्यादा, क्योंकि हर मतलब शोज ही अलग अलग नाइट पर कम्पीट करते हैं, तो फिर क्या है इसके बारे में बोलना। नेक्स्ट हम सैमी ज़ेन के बारे में बात करते हैं, और सैमी ज़ेन ने कुछ अपने अंदर की बात बताई कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में काम नहीं कर रहे होते तो वो क्या करते, तो ये कहते हैं कि वो टीचिंग कर रहे होते ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। उन्होंने ये भी बताया कि वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा घटिया थे, लेकिन आज जो इंग्लिश के टीचर है वो हमेशा उनसे खुश रहते थे। एक अजीब सी बात बोल दी सैमी ज़ेन ने, मैंने कहा सैमी ज़ेन इतने भी ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए तुम। वो कहते हैं जो मेरे डेज हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो अब नंबर्ड हैं, यानी अब उनका टाइम नहीं है इतना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। फिर जाके मैंने एकदम से एज चेक की तो भाई सैमी ज़ेन अभी सिर्फ 38 साल के हैं, तो 38 साल में उनका ये बोलना आई थिंक सही नहीं है। बट उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जैसे जैसे उनका टाइम बीत रहा है अब उनका जो काम होगा वो ये होगा कि जो अभी के टैलेंट्स हैं उनके साथ कुछ वो आगे जाके करें, मतलब उनको अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करें। टायसन फ्यूरी रॉयल रंबल के अंदर अपीयरेंस कर सकते हैं, लेकिन एक पंगा है उनके साथ में। मेरे को अभी भी पता चला कि यूएस में आने से जो है उनको बैन किया जा रहा है, और ये क्यों है, क्योंकि गैंगस्टर है कुछ आयरिश मॉब बॉस डैनियल ऐसा करके कुछ नाम है, तो उनके साथ उनको लिंक किया गया, तो इसलिए यूएस में आने के लेकर उनकी प्रॉब्लम हो रही है। वरना डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल में उनकी न सिर्फ अपीयरेंस को लेकर प्लान कर रही है, बल्कि रेसलमेनिया 39 के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बुक करना चाहती है। टायसन फ्यूरी वही बंदे जिन्होंने आए थे वो रिसेंटली तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया उनको, और काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्बैट स्पोर्ट है यानी कि जो बॉक्सिंग है उसकी ऑडियंस डब्ल्यूडब्ल्यू को उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली बॉक्सिंग का स्टार आ रहा है तो फिर अपना स्टार जा रहा है, तो बॉक्सिंग वाले जो फैंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू देखने आए थे, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा रेट करती है टायसन फ्यूरी को, इसलिए उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे भी दिए थे उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के सऊदी अरबिया के शो को कम्पीट करने के लिए। बट अगर ये गैंगस्टर वाली चीज़ से निपट जाते हैं वो, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयल रंबल के अंदर भी और रेसलमेनिया के अंदर भी कुछ ना कुछ काम टायसन फ्यूरी करने वाले हैं। रिसेंटली हम लोगों ने ब्रॉन्सन रीड का रिटर्न देखा था, और गाइस ब्रॉन्सन रीड के रिटर्न के पीछे की कुछ और एक इंटरेस्टिंग सी बात है, और अगर आपको आने वाले टाइम में ब्रॉन्सन रीड को बहुत तगड़ा वाला पुश देखने को मिले तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि उनको सुपर पुश मिलेगा यूएस चैंपियनशिप के लिए, ट्रिपल एच कंसिडर कर रहे हैं, और गाइस जो विंस मैकमैन की पूरी लिस्ट थी ना उसमें प्रायोरिटी हायर पे थे ब्रॉन्सन रीड, यानी कि ट्रिपल एच को चाहिए ही चाहिए थे ब्रॉन्सन रीड। अब सही में अगर मैं बताऊं, मैं किसी सुपरस्टार से किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ब्रॉन्सन रीड के अंदर साइज है और इस टाइप से वो जो थोड़े एथलेटिक भी हैं, तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी इंप्रेस करने वाली होती है। इसी वजह से कीथ ली को भी एनएक्सटी के अंदर इतना अच्छा जो है यूज़ की हुआ था उनका, वो तो कंपनी के अंदर है नहीं, तो शायद वो चीज़ हो सकता है ट्रिपल एच ब्रॉन्सन रीड के अंदर देख रहे हो। अभी मुझे ये देखना बाकी है कि माइक पर वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि एनएक्सटी में जितना भी उनको देखा है वो उतने कमाल नहीं लगे, बट ट्रिपल एच अगर उनके अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ट्रिपल एच ने देखा ही होगा। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। कल चैनल पर दो वीडियोज़ आई थी, आई होप आपने दोनों देखी होगी। शाम वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज के पास से रेसलमेनिया पर जाने से पहले ही एक चैंपियनशिप ले लेगी, और रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे एट रेसलमेनिया अगेंस्ट द रॉक, ऐसा कुछ प्लान है। और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए डिफरेंट मैच होगा, जहां पे मैंने आपसे सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का नाम लिया था। अब सवाल यह है जो कि आप लोगों ने भी पूछा कि ऐसा कैसे होने वाला है कि रोमन रेंज के पास से एक चैंपियनशिप चली जाएगी, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल को स्प्लिट कर सकती है। तो गाइज लुइस डेंगूर का यहाँ पे आया है, लुई डेंगूर का एक आइडिया आया है जिसमें वो कहते हैं कि रॉयल रंबल मैच ही डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप वैकेट हो जाएगी किसी तरीके से रोमन रेंज की, क्योंकि रोमन रेंज का कैरेक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो कि उनसे चैंपियनशिप हरवाए, और अगर रॉक से लड़वा रहे हैं तो फिर ये क्या सेंस बना कि रोमन रेंज से एक चैंपियनशिप ले ली, वो हार गया तो फिर रॉक के सामने क्या ही जीतेंगे। अब रोमन रेंज की एक चैंपियनशिप जो है वैकेट हो गई, अब वो चैंपियनशिप ऑन द लाइन हो जाएगी रॉयल रंबल के अंदर, यानी वो वैकेट चैंपियनशिप के लिए पूरा मेंस रॉयल रंबल मैच होगा। इवन जो एंडिंग सीक्वेंस है वो भी उन्होंने आइडिया दिया कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का मैच करवाना चाहती है रेसलमेनिया के अंदर, तो फिर एंड में ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है कि जो सुपरस्टार जिसको एलिमिनेट करेगा वही सुपरस्टार पॉसिबल अपोनेंट हो जाएंगे रेसलमेनिया के लिए। जैसे कि आपको हो सकता है मैच के एंडिंग में कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस देखने को मिल जाए, सेथ रॉलिंस कोडी को एलिमिनेट करते हैं जिससे मैच सेटअप हो जाए, या फिर अगर ड्रू मैकिंटायर भी इससे इन्वॉल्व है तो फिर उनका भी कुछ मेजर काम होगा इस मैच के अंदर। वैसे आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन चैंपियनशिप वैकेट करने का क्या रोमन रेंज सेंस देंगे वो मुझे समझ में आ रहा। बट हाँ, मेंस रॉयल रंबल अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए होता है तो हमको लगेगा कि हाँ, ये जो पूरा रोड टू रेसलमेनिया है वो रोमन रेंज के अराउंड ही पूरा घूम रहा है। वैसे आइडिया तो ये भी है कि रोमन रेंज खुद से कंपीट भी कर सकते हैं इस मैच के अंदर, तो आप देख सकते हो पॉसिबिलिटी कितनी सारी। और इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये जो रोड टू रेसलमेनिया वाला सीजन है ये मुझे काफी ज्यादा एक्साइट कर रहा है पिछले अगर मैं सालों से कंपेयर करूं। और जो फाइनल मैच सेटअप होंगे रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 के लिए, इसको देखने के लिए पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूं। आपके हिसाब से क्या आइडिया के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू को जाना चाहिए मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।